बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम लोग फ़र्स्ट ईयर से अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमने चैप्टर नंबर 4 द सेल स्टार्ट किया हुआ था, तो उसी की कंटिन्यूएशन में आज नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, और उस टॉपिक का नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, तो हम भी यहाँ लिख रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, सबसे पहले इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन के हवाले से आप लोगों ने इसके अंदर ये बताना है कि इंट्रोडक्शन कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम और भी नाम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहेंगे, जो कि टाइटल में भी लिखा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक तो नाम इसका ये हो गया। दूसरा, इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अगर पेपर में ये आ जाए तब भी एक ही बात है। इसको हम लोग प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। और इसका जो है एक फोर्थ नेम भी इसका अगर हम रख दें कि इसको सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग बता दें सेल सरफेस मेम्ब्रेन। तो ये तो हो गए नाम इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। कोई भी अगर पेपर में आ जाए तो यही आप लोग इसमें बता सकते हैं। अब इसकी अगर हम लोग लिखें लोकेशन यानी सेल मेम्ब्रेन आपको कहाँ मिल सकती है, तो यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ मिल सकती है, तो आप ये कहेंगे, अगर तो आप बात करें एनिमल सेल की बात करें, तो एनिमल सेल के अंदर तो ये होती है आउटर मोस्ट बाउंड्री, सबसे बाहर वाली बाउंड्री जो है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन अगर आप बात करें प्लांट सेल की तो आप बताएंगे कि इनर टू सेल वॉल के नीचे। ठीक है, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर आप लोगों को मालूम है कि एक सेल वॉल आ जाती है। जैसे कि ये डायग्राम देखें, ये मैं एक एनिमल सेल बना रहा हूँ, तो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री, सबसे बाहर वाली जो बाउंड्री है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन अगर हम लोग बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में सबसे पहले तो आ जाएगी सेल वॉल। तो ये देखें, ये सेल वॉल आ गई, और सेल वॉल के नीचे ये अगर आप लोग देखें तो ये आ जाएगी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बेनीथ का मतलब होता है नीचे। तो ये हमारे पास आ गया प्लांट सेल, और ये हमारे पास आ गया एनिमल सेल। तो पहले तो आपने इसका इंट्रोडक्शन बताया, फिर इंट्रोडक्शन बताने के बाद इसकी आपने एग्जामिनर को इसकी लोकेशन बता दी। फिर उसके बाद हम लोग इसकी केमिकल कंपोजिशन देख लेते हैं। केमिकल कंपोजिशन से मुराद हम लोग ये लेते हैं कि ये कौन कौन से केमिकल से मिलके बनी है। तो मेनली इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक को हम लोग कहते हैं लिपिड्स, ये मेन चीज़ें हैं इसके अंदर, और दूसरी होती हैं प्रोटीन्स। लिपिड्स और प्रोटीन्स। फिर इसकी आप लोग परसेंटेज बता दें कि जो लिपिड्स हैं वो 20 to 40% होती हैं, 20% से लेके 40% तक हो सकती हैं, और प्रोटीन जो हैं वो 80% से लेके, ठीक है जी, 60% या इसको 60% से लेके 80% तक हो सकती हैं।
इसके साथ साथ इसके अंदर और चीज़ें भी होती हैं ट्रेसिस के अंदर, ठीक है, बहुत कम मिकदार में, ठीक है। इसके अंदर ट्रेसिस के अंदर कार्बोहाइड्रेट हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट्स, और साथ में स्टीरोल्स। स्टीरोल्स का मतलब कोलेस्ट्रोल वगैरह भी इसमें हो सकता है। अगर आप बुक की डायग्राम में देखें तो वहाँ पे बुक की डायग्राम में स्टीरोल्स का जिक्र आया हुआ है, थ्योरी में नहीं आया हुआ, लेकिन अगर कभी एंटी टेस्ट में अगर आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कोलेस्ट्रोल भी होता है। यहाँ पे एक हम MCQ भी बना लेते हैं कि स्टीरोल्स जो होते हैं, स्टीरोल्स वो एब्सेंट होते हैं इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ या सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में ये नहीं होते। क्या नहीं होते? इसमें कोलेस्ट्रोल नहीं होता। तो हमें अब यूकैरियोट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोकैरियोट का भी फ़र्क समझ में आ गया कि उसकी जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रोल वगैरह नहीं होते, जबकि इसके अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर आगे देखें तो इसका अब हम लोग स्ट्रक्चरल प्लान देख लेते हैं। तो फिज़िकल स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका कि ये देखने में कैसी फील होती है। तो फिज़िकल स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लेते हैं तो फिज़िकल स्ट्रक्चर में आप लोगों ने ये बताना है कि स्ट्रक्चर के हवाले से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बहुत से हिस्सों में बहुत ही तरह की ये होती हैं, लेकिन दो जो हमारे कोर्स के अंदर हैं, एक तो है जिसको हम कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहलाती है, और दूसरा होता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो ये दो मॉडल्स हैं जी हमारे कोर्स के अंदर, तो ये आपने इसी को ही डिस्क्राइब करना है। तो सीक्वेंस में रहते हुए सबसे पहले हम लोग यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आ गया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के मुताबिक एक तो बात यह है कि इसके अंदर लिपिड बाईलेयर होती है। लिपिड का मतलब है लिपिड से बनी हुई, बाईलेयर का बाई का मतलब होता है 2 लेयर्स। पहली बात तो ये अगर आप लोग देखें कि लिपिड्स की बाईलेयर्स हैं, ये हैं जी लिपिड, ये फॉस्फोलिपिड होती है बुनियादी तौर पे, चैप्टर नंबर 2 में आप पढ़ चुके हैं। ये फॉस्फोलिपिड की एक लेयर बना रहा हूँ मैं, और लिपिड बाई लेयर की बात करनी है तो हमें 2 लेयर्स बनानी पड़ेंगी। तो एक और लेयर बना देते हैं। ये अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास आ गई लिपिड बाई लेयर। पहली बात तो ये हो गई, ये लिपिड की बाई लेयर हो गई। ये दोनों मिला के ये बन जाएंगी लिपिड बाई लेयर, 2 लेयर्स हैं। अब वो ये कह रहा है किताब में कि लिपिड बाई लेयर इज सैंडविच्ड बिटवीन 2 प्रोटीन लेयर्स। तो ये देखें, ये हमारे पास प्रोटीन की लेयर आ गई, दिस इज द प्रोटीन लेयर, दिस इज द प्रोटीन लेयर। सैंडविच का मतलब है जैसे आप लोग बर्गर खाते हैं तो उसके दरमियान में बर्गर, एक ऊपर भी बर्गर नीचे भी बर्गर और उसके दरमियान में मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। इसी तरह यहाँ भी क्या है कि ये हमारे पास ये प्रोटीन की लेयर आ गई। तो ये प्रोटीन ऊपर भी है और प्रोटीन नीचे भी है इसके। तो सैंडविच का मतलब है कि 2 लिपिड्स की लेयर को सैंडविच किया हुआ है। किस लेयर ने? हमारे पास प्रोटीन की जो है लेयर्स ने उनको सैंडविच किया हुआ है। तो एक तो आपने ये बता देना है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन की लेयर्स कॉन्टीन्यूअस हैं, कॉन्टीन्यूअस लेयर होती है। जैसे कि आप देखें कि ये प्रोटीन की लगातार लेयर यहाँ भी है, लगातार लेयर यहाँ भी है। तो इस मॉडल को आप लोग कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल।
इसके साथ साथ दूसरा मॉडल जो बुक में दिया गया है उसको हम लोग कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब इसको फ्लूइड मोज़ेक ही क्यों कहते हैं ये मैं भी आपको बता देता हूँ, लेकिन पहले स्ट्रक्चर की तरफ। इस मॉडल के मुताबिक ये जो प्रोटीन की जो लेयर है, प्रोटीन लेयर इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस। प्रोटीन की लेयर, पहली बात इसके मुनाफी ये बात कर रहा है कि एक तो लगातार नहीं होती, दूसरी बात वो ये कहेगा कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड इन, ठीक है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड इन लिपिड बाई लेयर। दूसरी बात उसने ये बताई है कि, चले ये मैं पहले डायग्राम बनाता हूँ फिर मैं आपको ये लाइन समझाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो फिर ये हम लोगों ने अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में ही समझना है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक कि उन्होंने ये कहा कि प्रोटीन जो लेयर है वो कॉन्टीन्यूस नहीं है, बल्कि प्रोटीन मॉलिक्यूल एम्बेडेड, धंसे हुए होते हैं, किस में, लिपिड बाई लेयर में। तो हम भी यहाँ पहले लिपिड बाई लेयर बना देते हैं। ये देखें, दीज आर द लिपिड की ये आ गई बाई लेयर। ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास लिपिड की बाई लेयर आ गई। अभी ये एक लेयर बनाई है तो दूसरी लेयर भी बना देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिपिड की जो बाई लेयर है अब मुकम्मल कर दी, 2 लेयर्स कर दी लिपिड की। अब इसमें हमने क्या बताना है, इसमें बताना ये है कि प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके अंदर धंसे हुए होते हैं। ये देखें, ये इसमें अगर आप लोग देखें, दीज आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल जो हैं ये इसके अंदर देखें एम्बेडेड हुए हुए हैं। एम्बेडेड का मतलब धंसे हुए होते हैं, मुकम्मल तौर पे भी धंसे हो सकते हैं, पार्शली भी धंसे हो सकते हैं। पार्शली का मतलब थोड़े बहुत भी, ज़रूरी नहीं है कि पूरे ही ये पेनिट्रेट कर जाएं, तो पार्शली भी धंसे हो सकते हैं। तो ये देखें, ये हैं प्रोटीन्स जो मैंने इसमें ब्लू कलर में बनाए हैं। तो ये आप लोगों के सामने आ जाएंगे, ये प्रोटीन की बाई लेयर। तो ये है जी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब मैं ये बताने लगा हूँ कि इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ही क्यों कहते हैं। पहली बात तो ये है, इसकी एग्जांपल आप लोग यूँ देख सकते हैं कि ये जो बर्फ़ानी समुंदर होते हैं उनके अंदर बड़े बड़े आइसबर्ग्स होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, बर्फ़ के पहाड़ होते हैं, क्योंकि बर्फ़ जमी हुई होती है। और जैसे जैसे समुंदर हिलता है वैसे वैसे ये आइसबर्ग्स भी ऊपर नीचे हिल रहे होते हैं। अब इसी तरह ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्योंकि फ्लूइड की तरह मूव करती है, इसी वजह से ये आइसबर्ग्स यानी ये प्रोटीन जो है ये भी ऊपर नीचे मूव करता है, इसी वजह से इसको फ्लूइड का नाम दिया जाता है। और मोज़ेक इसको इसके डिज़ाइनिंग की वजह से दिया जाता है, क्योंकि अगर आप डायग्राम देखें बुक में तो जगह जगह प्रोटीन आपको नज़र आएगा और वो बहुत खूबसूरत उस पर जो डिज़ाइन जो हैं वो बना रहे होते हैं। तो लिहाजा इस वजह से इसको कहा जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। थोड़ा सा टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। अब हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की समझ चुके हैं, केमिकल कंपोजिशन क्या है, इसकी लोकेशन देख चुके हैं। अब सिर्फ हम इसके थोड़े से फंक्शंस जो हैं वो डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शंस के हवाले से अगर आप लोग देखें तो इसके बहुत से फंक्शंस हैं, तो हम यहाँ पे हेडिंग भी बना देते हैं, फंक्शंस। तो पहला फंक्शन जो है वो हम दे देते हैं कि ये मैकेनिकल सपोर्ट, हेडिंग बना देते हैं ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी हो। मैकेनिकल सपोर्ट, ये सहारा देते हैं, सपोर्ट मैंने सहारा देना। किसको ये सहारा देते हैं? ये सहारा देते हैं टू प्रोटोप्लाज्म। इट गिव्स सपोर्ट टू
प्रोटोप्लाज्म। अब होता ये है, कैसे सहारा देते हैं ये अगर आप लोग देखें, ये मैं बना रहा हूँ सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन ये इसके अंदर आ गया न्यूक्लियस, और ये देखें ये बाहर सेल मेम्ब्रेन है। पहली बात तो ये है कि ये अंदर जितना भी इसका साइटोप्लाज्म है इसको होल्ड करता है। फिर इसके साथ अंदर अभी आप आगे जाके देखेंगे कुछ ढांचा भी होता है जिसको हम लोग साइटोस्केलेटन बोलते हैं, साइटोस्केलेटन। और ये साइटोस्केलेटन जो हैं ये अटैच हुए होते हैं किसके साथ, सेल मेम्ब्रेन के साथ। तो अंदर की चीज़ों को ये सपोर्ट भी दे रहे होते हैं। तो पहली चीज़ तो इसमें ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद दूसरी हेडिंग आप लोग बता सकते हैं कि ये एक्सटर्नल फॉर्म बनाता है। एक्सटर्नल फॉर्म, एक्सटर्नल का मतलब होता है बैरूनी, फॉर्म का मतलब होता है शक्ल, यानी जो बाहर से सेल ने किस तरह दिखाई देना है। तो आप ये भी बताएंगे कि इस सेल मेम्ब्रेन की ही वजह से बाकायदा सेल की एक शक्ल बनती है। तो ये बताएंगे एक्सटर्नल फॉर्म टू सेल, ये उस सेल को एक ख़ास शक्ल प्रोवाइड करता है। तो ये भी आप लोगों ने बता देना है। तीसरी चीज़ इसके अंदर जो हेडिंग में आप बता सकते हैं, और वो ये है बहुत इम्पॉर्टेंट, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जो है सिंपल सी बात है, ट्रांसपोर्टेशन को उर्दू में कहा जाता है ज़राए आमदोरफ्त। जो चीज़ भी या तो सेल के अंदर दाखिल हो रही है वो भी सेल मेम्ब्रेन से होके गुजरेगी, या कोई चीज़, कोई मॉलिक्यूल, कोई आयन अगर सेल से बाहर आ रहा है तो वो भी सेल मेम्ब्रेन से ही होके गुजरेगा। देखें घर की दीवार है, जिसने भी दीवार में से अंदर आना है तो वो या तो दीवार से अंदर आएगा या उसी के ज़रिए बाहर जाएगा। इसी तरह ये पूरी बाउंड्री है, जो चीज़ बाहर निकलेगी वो भी सेल मेम्ब्रेन। तो हमने बताना ये है कि डिफरेंट जो कंपाउंड्स हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, वो इसी के ज़रिए ही, मेम्ब्रेन के ज़रिए ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट आयंस और मॉलिक्यूल्स इन्हीं के थ्रू ही होती है। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि कोई चीज़ डायरेक्टली ऊपर से आ जाए, क्योंकि हर तरफ से सेल मेम्ब्रेन ने क्या किया होता है, सेल को कवर किया होता है। लेकिन थोड़ा सा मसला इसमें यह है कि हर चीज़ जो है इसके अंदर ईज़िली दाखिल नहीं हो सकती, कुछ चीज़ें ईज़िली दाखिल हो सकती हैं। अब हमने उसी के बारे में देखना है। तो उसको हम लोग हेडिंग बना सकते हैं नंबर 4 पे, रेगुलेशन ऑफ मटेरियल। रेगुलेशन ऑफ मटेरियल कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ईज़िली दाखिल हो सकती हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है हर चीज़ को ईज़िली अंदर आने नहीं देती, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ईज़िली आ भी सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये रेगुलेट करती है, नज़र रखती है द फ्लो ऑफ मटेरियल्स पे, कि किस चीज़ को अंदर आने देना है और किस चीज़ को अंदर आने नहीं देना। इसी वजह से ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसको हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। MCQ, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी इसको कहा जाता है, या इसको कहा जाता है डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन, कि ये हर वक्त नज़र रखती है सेल मेम्ब्रेन कि किस चीज़ को सेल के अंदर आने देना चाहिए और किस चीज़ को सेल के अंदर आने नहीं देना चाहिए। जैसे आप लोग भी घर के बाहर खड़े होते हैं, कोई बाहर बेल देता है तो आप भी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का ही काम कर रहे होते हैं। हर अनजान शख्स को आप अपने घर के अंदर दाखिल नहीं करते, लेकिन जिन लोगों के साथ आप लोगों की आशनाई होती है उन लोगों को आप घर में आने देते हैं। तो आप भी क्या काम कर रहे हैं कि आप भी डिफरेंट सेलेक्ट कर रहे हैं कि किस लोगों को, किस तरह के लोगों को अंदर आना चाहिए और किस तरह के लोगों को अंदर नहीं आना चाहिए। इसी तरह का काम जो है सेल मेम्ब्रेन भी करती है। इसी वजह से इसका नाम है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी पहले ये सेलेक्ट करती है, फिर उसके बाद
उसको अंदर आने की इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती। अब हम लोगों ने ये देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ईज़िली अंदर दाखिल हो सकती हैं। तो ईज़िली जो अंदर आ सकती हैं उनमें सबसे पहले लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ईज़िली अंदर आ सकते हैं। क्यों? वजह अभी हमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन में वो किस चीज़ की लेयर थी, लिपिड्स की लेयर थी। तो लिपिड को अंदर, ये जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं उनको अंदर आने की इजाज़त देते हैं। जैसे मिसाल के एग्जांपल ले लेते हैं कि आर्मी का जो कैंट एरिया होता है उसके अंदर सिविल आने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन जो आर्मी ऑफिसर्स या आर्मी से रिलेटेड लोग होते हैं उनको अंदर आने की परमिशन मिल जाती है। क्यों? क्योंकि जो बाहर कैंट के बाहर खड़ा है वो भी एक फ़ौजी है, आने वाला भी एक फ़ौजी है। तो वो इसी तरह सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बनी हुई है, लिहाजा वो भी लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को अंदर आने की इजाज़त दे देंगे। इसी तरह स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, छोटे मॉलिक्यूल्स जिनका वज़न जो है, ये माइक्रो मॉलिक्यूल जिनको वज़न कम होता है, ठीक है, वो आ सकते हैं। इसी तरह गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी, ये आप बता दें। इसी तरह ग्लूकोज, न्यूट्रल कंपाउंड्स जिन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, जैसे कि ग्लूकोज वगैरह, उन पे आने की इजाज़त होती है। सिंपल सी बात, वही कैंट वाली एग्जांपल ले लें, एक फ़ौजी को फ़ौजी नहीं रोकेगा। दूसरी बात, स्मॉल, छोटे मॉलिक्यूल यानी बच्चों को कैंटोनमेंट में फ़ौजी इनको नहीं रोक सकते, वो ईज़िली आ सकते हैं क्योंकि वो अंदर आके कोई भी नुकसान नहीं कर सकते। गैस मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिन पे कोई चार्ज नहीं होता, वो भी ईज़िली अंदर आ सकते हैं। तो ये आप लोगों ने बता देना है। हाँ जी, अब ये आपने बताना है कि कौन से मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको रुकावट मिलेगी, ठीक है, रेजिस्टेंस मिलेगी अंदर आने पे, रेजिस्टेंस मिलेगी। तो इसका उलट कर लें, लिपिड सॉल्युबल है यहाँ पे, तो लिपिड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, उनको रेजिस्टेंस मिल सकती है आने में, रुकावट पेश आ सकती है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स के निस्बत आप उल्ट कर दें, लार्ज मॉलिक्यूल्स, और न्यूट्रल के बजाय आप लिख दें चार्ज्ड और आइंस। ऐसे तमाम मॉलिक्यूल जिन पे कोई चार्ज होता है उनको अंदर आने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बताना है। उसके बाद एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसी में ही आ रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हवाले से। उसमें आप लोग हेडिंग बना दें एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे मैं हेडिंग बना देता हूँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट आम तौर पे जो है इसके अंदर एनर्जी यूज़ होती है, यूज़ ऑफ एनर्जी, और होता क्या है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन, कम कंसंट्रेशन से, टू हाई कंसंट्रेशन बट विद द यूज ऑफ एनर्जी। ये लिखना ज़रूरी है, विद द यूज ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी के इस्तेमाल से जब लो से हाई की तरफ कोई मॉलिक्यूल जाता है तो वो एनर्जी का इस्तेमाल, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसी डायग्राम से एग्जाम्पल ले लेते हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं ये एक सेल मेम्ब्रेन है और बाहर वाटर जो है, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सबसे हम कहते हैं बाहर वाटर है 80%, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, और अंदर वाटर कितना है 10%। अभी मैंने बताया कि वाटर जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लेके लो कंसंट्रेशन में आता है। तो फ़र्ज़ करें पानी अंदर आना शुरू हो गया और पानी जो है इसको रोकेगा भी नहीं, पानी को अंदर चला जाने देगा। अब इस तरह पानी अगर अंदर जाता रहा तो सेल तो फूल जाएगा, फट जाएगा। तो क्या होगा कि जो फालतू पानी होगा
फिर सेल मेम्ब्रेन उसको क्या कर देगी, उस वाटर को यहाँ से बाहर निकालना शुरू कर दी। लेकिन जब बाहर निकालेगी तो मामला क्या हो गया, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो जब भी कोई काम आप लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन करते हैं तो आपको एनर्जी लगानी पड़ती है। छत पे से ईंट फेंक दें, खुद ब खुद नीचे आ जाएगी, लेकिन जब ईंट को ज़मीन से ऊपर की तरफ छत पे लेके जाएंगे तो एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसी तरह जब हाई टू लो आ गया तो कोई मसला नहीं, लेकिन जब लो से हाई आया भेजेगा इसको वापस, तो फिर जो है यहाँ पे ATP होगी यूज़, और इसको ये एनर्जी लगाते हुए इसको ये बाहर फेंकेगा, और तभी ये क्या कहलाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। तो ये आप लोगों ने बता देना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन का एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट काम एक और भी है, और वो है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, ठीक है जी। एंडोसाइटोसिस जो है यानी सेल जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों को अपने अंदर ले आता है, लेकिन इन फोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन के ज़रिए। मिसाल के तौर पे एंडोसाइटोसिस को हम लोग दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। एक को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस और एक को हम लोग कहते हैं पिनोसाइटोसिस। अगर ये इनफोल्डिंग करते हुए कोई सॉलिड चीज़ को अंदर लेके आएगा तो वो क्या कहलाएगा, फैगोसाइटोसिस। और अगर कि लिक्विड को अंदर लेके आएगा सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग करते हुए तो वो क्या कहलाएगा, पिनोसाइटोसिस। तो ये आप लोगों ने इसमें बता देना है। अब एंडोसाइटोसिस, पहले तो मैं बता दूं कि एंडोसाइटोसिस किस तरह काम करती है। ये देखें, ये आपके सामने सेल मेम्ब्रेन अगेन आ गई। फ़र्ज़ कर लेते हैं ये हमारे पास कोई फूड है, ये देखें ये फूड है। तो क्या होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये इनफोल्डिंग करेगी, ये देखें अंदर की तरफ को झुकी, और झुकने के बाद ये फूड जो है इसमें चली जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बंद होना शुरू हो जाएगी और फूड को अंदर ले आएगी कुछ इस तरीके से, और अंदर आके ये बन गया वैक्यूल बन गया। दिस इज़ द वैक्यूल, और फूड वैक्यूल बन गया क्योंकि इसके अंदर अब क्या मौजूद है, खुराक भी मौजूद है। तो हुआ क्या, इसने अपनी सेल मेम्ब्रेन को इनफोल्डिंग की, फूड अंदर आ गई, बाहर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बंद कर दी, इसको अंदर ले आया। तो अगर तो ये सॉलिड चीज़ को लेके आएगी तो फिर तो ये हो जाएगा फैगोसाइटोसिस। लेकिन अगर ये सॉलिड नहीं है, कोई लिक्विड चीज़ है, तो तब भी एंडो ही कर रही है, लेकिन थोड़ा फ़र्क डाल देंगे। अब आप इसको क्या बोलेंगे, पिनोसाइटोसिस बोलेंगे। मतलब यही है कि वैक्यूल बनाते हुए किसी चीज़ को अंदर लेके आना, और अगर कोई सॉलिड चीज़ अंदर आएगी तो फिर वो कहलाएगी फैगोसाइटोसिस, और अगर कोई लिक्विड चीज़ आएगी तो पिनोसाइटोसिस, और दोनों के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एंडोसाइटोसिस। एक आखिरी इसके अंदर फंक्शन रह गया है और वो ये है कंडक्शन। कंडक्शन के हवाले से आप लोगों ने ये बताना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इतने काम करती है। इसके अलावा इसका एक काम ये भी है कि ये कंडक्शन ऑफ इम्पल्सिस भी करती है, यानी करंट जो आपके न्यूरॉन्स के अंदर या मसल सेल्स के अंदर पैदा होता है वो भी इसी के काम में होता है। इसकी भी डायग्राम बुक में नहीं है, लिहाजा मैं वो भी बना देता हूँ। ये देखें, ये न्यूरॉन है, ये आप लोगों के नर्वस सिस्टम से ताल्लुक़ रखने वाले सेल्स हैं, और मैसेज जो है आपके हाथ में कोई सुई लगती है, फ़ौरन आपके ब्रेन को पता चल जाता है। क्यों पता चल जाता है कि ये जो न्यूरॉन्स के जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये देखें बाहर वाला हिस्सा सेल मेम्ब्रेन है, ये देखें इसके अंदर ये करंट या इम्पल्स जो है वो फौरी तौर पे एक जगह से निकलती है और दूसरी जगह पे पहुंच जाती है, और करते करते आपके ब्रेन तक पहुंच जाती है और आपको उस स्टिमुलस का पता चल जाता है। तो ये जो थे आज इसके फंक्शंस थे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।